आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग 23 मई के जो डेली के इनसाइट के करंट अफेयर्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स आप इनसाइट की डायरेक्ट वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हो और होपफुली 23 मई के आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिए होंगे। हम लोग इसकी रिवीजन करेंगे। ऑलराइट। और विजन की मंथली कंपाइलेशन चल रही है, आप लोगों को मालूम होगा, उसे बिल्कुल फॉलो करना। मेंस के लिए विजन की मंथली कंपाइलेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं आपको क्वेश्चन बनाना आएगा, आपको आंसर लिखना आएगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ पर किस टाइप की बॉडी बनानी होती है, किस टाइप का इंट्रोडक्शन, किस टाइप से कंक्लूजन लिखना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आई होप जो लोग उसको देख रहे हैं उनको समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा होगा। मुझे कमेंट करके बताते रहो कि किस तरीके की आप मॉडिफिकेशन चाहते हो। किसी में भी डेली वाले करंट अफेयर्स में कुछ और ऐड करवाना है, कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है वो रिड्यूस कराना है, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा हो, आप कोई भी चीज़ चाहते हो कि मैं उसको इम्प्रूव करूँ, मुझे बता दो, मैं उसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर लूँगा। ठीक है, हम लोग अपने आज के टॉपिक्स देख लेते हैं एक बारी। पहला टॉपिक हमारा है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग ऐप है ये, किसने बनाई है, क्या किया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चाइना सीक्स इंडिया सपोर्ट फॉर इट्स न्यू लॉ। फिर हमारा WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में है। ओपन स्काइज ट्रीटी क्या है। बी कीपिंग मधुमक्खी पालन के बारे में भारत में क्या चल रहा है। स्पेस एक्स का डेमो 2 मिशन क्या है। मणिपुर खुदोल क्या है। और वर्ल्ड टर्टल डे 2020 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग ऐप। ये गवर्नमेंट की ऑल इंडिया ऐप है, ऑल इन वन सिंगल है, यूनिफाइड है, सिक्योर है, मल्टी चैनल। मल्टी चैनल का मतलब होता है एक ऐप के अंदर एक जगह से आप दूसरे के जंप कर सकते हो इजीली। मल्टीपल प्लेटफॉर्म यानी कि और मल्टीपल डिपार्टमेंट, बहुत सारे लैंग्वेजेस में है, बहुत सारी सर्विसेज इसके अंदर प्रोवाइड की जा रही है। गवर्नमेंट के जो स्पेशल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, वो सारी की सारी सिंगल ऐप में आपको मिल जाएंगी। कुछ इसमें फीचर ऐड कर किए जा चुके हैं और कुछ इसमें और ऐड होंगे अभी। ऑलराइट। हाई एक्सेस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाई इम्पैक्ट सर्विसेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर और स्टेट दोनों के बारे में है। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था टू ब्रिंग ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन ए सिंगल मोबाइल ऐप। भारतीय सरकार की सारी सेवाओं को सिंगल एक ऐप के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव था। लार्जर गोल वॉज टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल ऑन मोबाइल फ़ोन। मेन जो बड़ा ऑब्जेक्टिव था, बड़ा जो गोल था, वो था कि भारत सरकार की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको एक मोबाइल फ़ोन की एक ऐप के ऊपर एक्सेस किया जा सके। 660 सर्विसेज हैं और 127 डिपार्टमेंट, 25 स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, यूटिलिटी पेमेंट भी हैं और मोर आर इन पाइपलाइन। मोर आर इन पाइपलाइन का मतलब है और भी बहुत सारी सर्विसेज इनके ऊपर काम चल रहा है जो उसमें बहुत जल्दी ही ऐड की जाएंगी। अभी न्यूज़ में क्यों है ये ऐप? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 7 सर्विसेज हैं जो कि IMD क्या है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनकी वेबसाइट की कुछ चीज़ें हैं जो उमंग एप्लीकेशन के ऊपर ऐड की गई हैंगी। जैसे कि करंट वेदर, फ़िलहाल जो मौसम का हाल है वो आपको बताया जाएगा। नाउकास्ट, 3 आवर की वार्निंग्स होंगी लोकलाइज्ड वेदर फिनोमेना के बारे में। आपका लोकल एरिया उसके बारे में वेदर में अगर कुछ ख़राब होने वाला होगा तो 3 घंटे पहले आपको उसकी वार्निंग इस ऐप के थ्रू मिल सकती है। सिटी फोरकास्ट, एक शहर के बारे में थोड़ी सी उसकी प्रोडिक्शन करेंगे कि आने वाला 1-2 दिन का मौसम किस तरह का रहने वाला है। रेनफॉल, बारिश के बारे में खबर रहेगी, मानसून कब आ रहा है, कब जा रहा है और किस दिन बारिश हो सकती है। जैसे आपको पता है लॉकडाउन के कारण मौसम में बेमौसम बारिश हो रही है फ़िलहाल आजकल, तो उसके बारे में आपको पता रहेगा। टूरिज़्म के बारे में फोरकास्ट रहेगा, अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर टूरिज़्म के लिए मौसम कैसा है। वहाँ पर सर्दी रहेगी तो आपको किस तरह के कपड़े पहन के जाने, किस तरह की खाने की चीज़ें लेके जानी है, फिर वहाँ पर आपके लिए सूटेबल है। गर्मी रहेगी तो आपको किस तरह का वहाँ पे कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए, ये आपको हेल्प मिल जाएगी। वार्निंग्स की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो इट इज़ कलर कोडेड इन रेड, ऑरेंज और येलो। 3 तरह की वार्निंग होती है, रेड, ऑरेंज और येलो। अलर्ट लेवल्स भी होते हैं विद रेड, और मोस्ट सीवियर कैटेगरी होती है वो रेड की होती है। यानी कि रेड कलर, जितना ज़्यादा डार्क कलर रेड है तो बहुत सीवियर है, ऑरेंज है तो उससे कम है, येलो है तो मिनिमल है। साइक्लोन के बारे में आपको पता है, अभी भी वेस्ट बंगाल उड़ीसा के अंदर साइक्लोन एम्फान आया हुआ है बे ऑफ बंगाल से, तो इस तरह के साइक्लोन की टाइप की भी जो वार्निंग्स होगी और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस ऐप से मिल जाएगी। प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हु डेवलप्ड उमंग ऐप? उमंग ऐप को किसने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY ने डेवलप किया है। व्हाट इज़ द कलर कोडिंग ऑफ साइक्लोन वार्निंग? साइक्लोन वार्निंग का कलर कोडिंग होता है ऑरेंज। व्हाट इज़ IMD? इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, भारत के मौसम विभाग को ही IMD बोलते हैं। भारत में आने वाले हर तरह के मौसम के बारे में जानकारी रखता है। सैटेलाइट से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सेंसर लगे होते हैं, उन सब से सारी सूचनाएं बटोर कर हम लोगों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चाइना सीक्स इंडिया सपोर्ट फॉर इट्स न्यू लॉ। चाइना ने भारत की सपोर्ट, मदद मांगी है अपने एक नए कानून के लिए। किस तरह की मदद मांगी है, कौन सा कानून है, ये देखते हैं।
China has sought the support for understanding of India and other countries for its controversial decision to impose a new national security law on Hong Kong. चाइना हांगकांग के ऊपर एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून लगाना चाहता है। उसके बारे में चाइना ने इंडिया से कुछ बात करने की कोशिश की है, कुछ सुझाव मांगे हैं और बाकी कंट्रीज़ से भी, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन है, यानी कि एक विवाद वाला निर्णय हो सकता है। इसका बैकग्राउंड क्या है कि ऐसा क्यों कानून लेके आ रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चाइना जो है हांगकांग के अंदर। चाइना ने बोला कि जो नया लेजिस्लेशन, जो नया कानून है, उसका एम क्या है, कंटेनिंग द सेसेशनिस्ट फोर्सेज इन द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी हु हैव पोजेस्ड अ ग्रेव थ्रेट टू द कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। सेसेशनिस्ट का मतलब होता है वो लोग जो फॉर्मली विड्रॉ करना चाहते हैं। हांगकांग के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको चाइना की वन कंट्री टू सिस्टम से कोई मतलब नहीं रखना चाहते, हम अपना अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, अपना अलग सिस्टम चाहते हैं। तो चाइना ने इसके लिए एक नया कानून बनाने की बात की कि हम एक ऐसा कानून लेके आएंगे उन सेसेशनिस्ट लोगों के लिए जो कि पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट थे। ऑब्वियस सी बात है, हांगकांग को चाइना ने ब्रिटिश से लिया था ना। हांगकांग किसी ज़माने में चाइना का पार्ट था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ओपियम वॉर में चाइना से हांगकांग जीत लिया था। एक बार नहीं, 2 बार जीता था, 2 बार भी नहीं, 3 बार जीत लिया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने 1997 के अंदर हांगकांग को लीज़ पर दे दिया था चाइना को। ठीक है, लीज़ पर नहीं, चाइना को दे दिया था 50 साल के कि 50 साल तक आप इनको कंट्रोल करो, उसके बाद इनको सॉवरेन कंट्री बना देना। हांगकांग वाले ने अभी डिमांड उठा रहे हैं, चाइना को अब ऑब्वियस सी बात है, चाइना को अगर एक बार मिल गया तो चाइना छोड़ेगा थोड़ी। हांगकांग वाले अब डिमांड उठा रहे हैं कि हमको तो अभी आज़ादी चाहिए। हमें उनको पता है कि 50 साल हो जाएंगे तो चाइना बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा। तो हांगकांग वाले चाहते हैं कि हमारी अपनी एक तरीके से रहना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का उनका इतने सालों तक ब्रिटिशर्स ने हांगकांग वाले एरिया के ऊपर राज किया था कि उनका लाइफस्टाइल पूरा उसी तरीके से हो गया। उनकी एजुकेशन, उनकी फॉर्मेशन, वहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है, उसके बाद ऊपर से उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो इसलिए लोग जो है सड़कों पर उतरते हैं। ठीक है, चाइना हैज़ ऑल्सो सेंट demarches to India and several other countries explaining the reason for the new draft legislation with a reminder that upholding national security in Hong Kong's special administrative region is purely China's internal affair and no foreign country may interfere in this matter। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। चाइना ने डिमार्चेस भेजा। डिमार्चेस का मतलब होता है एक इनिशिएटिव लिया है, एक अपने जो राजनेता होते हैं, जो डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं, या फिर उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन भिजवाई है इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में, उनसे कुछ सुझाव लेने के लिए, और उनको अपना रीज़न समझाया है, एक्सप्लेन किया उनको रीज़न कि जो नया कानून है ये किस लिए है, क्यों, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। कहाँ के लिए? हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। हांगकांग का पूरा नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, ये भी नहीं है पूरा नाम, हांगकांग का नाम है पूरा हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, HKSARPRC, ये हांगकांग का पूरा नाम है। तो उन्होंने कहा कि भैया इस जगह की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये नया कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि आपको एक रिमाइंडर भी दे रहे हैं हम लोग, आप इसमें कोई भी दूसरा देश इसमें इंटरफेयर ना करें, क्योंकि ये हमारा इंटरनल अफेयर रहेगा। हम आपसे सुझाव मांग रहे हैं और हम आपको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं और हम आपको ये याद भी दिला रहे हैं कि ये हमारा एक आंतरिक मामला है, इसमें आप दखलंदाजी ना कीजिएगा। आपसे जितना सुझाव मांगा है उतना सुझाव हमको दे दीजिए। करंटली फ़िलहाल हांगकांग जो एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जाता है, हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का। ठीक है, यहाँ पर एक कंट्री और 2 सिस्टम पॉलिसी चलती है, यानी कि एक कंट्री क्या है, एक कंट्री है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 2 सिस्टम कैसे चलते हैं, जो मेन चाइना लैंड है वहाँ पर चलता है ये कहते हैं मोनार्की। ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पर एक सरकार चलती है, वहाँ पर इलेक्शन वगैरह नहीं होते ना, क्योंकि शी जिनपिंग है तो शी जिनपिंग है, परमानेंट है। हांगकांग में ऐसा नहीं होता है, हांगकांग के अंदर एक चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, वहाँ उनके हेड होते हैं, वहाँ पर इलेक्शन वगैरह भी होते हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है। ठीक है, और ये ब्रिटिशर्स ने हांगकांग रिटर्न किया था चाइना, रिटर्न किया मतलब पहले लिया था चाइना से, जीता था और फिर उसको रिटर्न किया था। रिटर्न कब किया था? 1 जुलाई 1997 को। और उन्होंने अलाउ की थी कुछ फ्रीडम, रेस्ट ऑफ द चाइना डजेंट हैव। बाकी चाइना के पास कुछ फ्रीडम नहीं है, वो फ्रीडम ब्रिटिशर्स ने हांगकांग को दे दी थी। अभी 1 कंट्री 2 सिस्टम अप्रोच क्या है? एज पर द पॉलिसी हांगकांग एंड मकाऊ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। चाइना के 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं, हांगकांग और मकाऊ। आपको ध्यान होना चाहिए, दोनों फॉर्मर कॉलोनीज़ हैं। हांगकांग ब्रिटिशर्स के पास था, मकाऊ जो था किसके पास था? पोर्तुगीज़ के पास था। उनके डिफरेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं फ्रॉम दैट ऑफ मेनलैंड चाइना। मकाऊ के अंदर एक डिफरेंट तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, डिफरेंट तरीके से इकोनॉमी चलती है। हांगकांग में एक डिफरेंट तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम चलता है और इकोनॉमी चलती है। और मेन लैंड जो चाइना है उसके अंदर एक अलग तरीके से गवर्नमेंट चलती है। तो क्या बोल रहे हैं कि कहने को तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है सारा, हांगकांग भी और मकाऊ भी, लेकिन गवर्नमेंट तो अलग अलग चल रही है ना दोनों तीनों के अंदर। और ये प्रपोज किसने किया था? डेंग जियाओपिंग ने। ठीक है, उनका एम क्या था? वो यूनिफाई करना चाहते थे चाइना और ताइवान को। तो वहाँ से ये 2 सिस्टम अप्रोच आया था।
क्योंकि देखो जब उन्होंने इस कंट्री को वापस लेना चाहा था ना, तो लोगों ने बहुत रेजिस्ट करते हैं कि हम चाइना के अंडर क्यों जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना एक सिस्टम चलाइए, ओवरऑल आप हमारी सोवरेनिटी में रहेंगे, लेकिन आप विद इन अपनी फुल ऑटोनॉमी रखिए। अब कुछ टाइम बाद लोगों को उस चीज़ में प्रॉब्लम होने लगती है ना कि नहीं, हमको ओवरऑल ऑटोनॉमी चाहिए। 19 दिसंबर 1984 को चाइना और यूके ने एक सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया था बीजिंग में। सीनो वर्ड का मतलब जहाँ भी आ रहा है चाइना की बात की जा रही है। इसने कुछ टर्म सेट किए थे ऑटोनॉमी के और लीगल कानूनी बातें, जो कि इकोनॉमिक और गवर्नमेंट सिस्टम के लिए होंगी। कहाँ पर? हांगकांग की पोस्ट में। कब? 1997 में। 1 दिसंबर 1997 से 1984 के अंदर ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था कि 1997 के बाद 50 साल के लिए हांगकांग जो है चाइना के अंडर चला जाएगा। उसी तरीके से 26 मार्च 1987 को चाइना और पोर्तुगल ने भी एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया था मकाऊ के ऊपर। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना, तो यहाँ मान लो चाइना है, यहाँ पर मान लो हांगकांग है, और उसके बिल्कुल यहाँ पर नीचे मकाऊ छोटा सा। मैं आपको बस अंदाज़ा दे रहा हूँ। चाइना और पोर्तुगल ने भी एक मकाऊ के लिए सिमिलर टाइप का, सिमिलर प्रोमिसेस का एक डिक्लेरेशन साइन किया था, जो जिससे कि पोर्तुगीज़ ने मकाऊ किसको हैंड ओवर कर दिया था? बीजिंग को, यानी कि चाइना को। अभी फ़िलहाल चाइना में क्या हो रहा है? रिलेंटलेस एजिटेशन। रिलेंटलेस एजिटेशन का मतलब होता है निरंतर आंदोलन हो रहा है। रिलेंटलेस मतलब बिना रुके, लगातार। एजिटेशन मतलब आंदोलन। वहाँ के जो लोकल्स हैं ना हांगकांग के, वो डिमांड क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं हमको पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी चाहिए, जो कि चाइना ने एग्री की थी जब इन्होंने पोजीशन लिया था ब्रिटिश से कॉलोनी का 1997 में, लेकिन अभी हमको दे नहीं रहे हैं। 7 मंथ लॉन्ग एजिटेशन चला था, 7 महीने लंबा आंदोलन चला था लास्ट ईयर, जिसमें बहुत सारे लाखों लोगों ने इसमें पार्ट लिया था इसके अंदर। लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसको बंद कर दिया गया था जनवरी से अप्रैल में। अभी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वापस से सड़कों पर उतर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और फिर से प्रो ऑटोनॉमी और प्रो फ्रीडम की डिमांड लेके आए हैं। इसी के साथ मैं आपको एक एडिशनल चीज़ बता देता हूँ। 2014 में एक एम्ब्रेला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था हांगकांग के स्ट्रीट्स में। हुआ ये था, प्रोटेस्ट ही कर रहे थे लोग, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बारिश आ गई थी, तो लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट बंद नहीं किया। लोगों ने अपने घरों से छाताएं लेके आ गए, और मोस्टली वहाँ पर येलो अम्ब्रेला ज़्यादा लाई गई थी, तो लोगों ने उसको अम्ब्रेला मूवमेंट का नाम दे दिया था। तो 2014 में हांगकांग के अंदर सेम प्रो डेमोक्रेटिक और प्रो ऑटोनॉमी और प्रो फ्रीडम का जो मूवमेंट था, उसी को अम्ब्रेला मूवमेंट बोलते हैं। एडिशनल न्यूज़ देख लेते हैं। ऐसे वो कौन से रीजन्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव है कंट्रोल ऑफ चाइना? 2 रीजन्स हैं, हांगकांग और मकाऊ। उनकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है? मैंने आपको थोड़ा सा मैप से अंदाज़ा दे दिया था, मैं फिर से बता देता हूँ। मान लेते हैं हमारा ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, थोड़ा समझिएगा, भावनाओं को समझिएगा, मैं सब बताना चाह रहा हूँ। यहाँ हमारा इंडिया है, यहाँ हमारा चाइना है, तो यहाँ पर छोटा इधर बिल्कुल इसके पास में इधर को ये हमारा हांगकांग है, हांगकांग से नीचे छोटा सा ये मकाऊ होगा, ताइवान के थोड़ा ऊपर है। आपको मैप देखा होगा, आपको याद होगा। हु पायनियर्ड 1 कंट्री 2 सिस्टम अप्रोच? देन जाओपिंग। ये देखो, देन जाओपिंग ने किया था ना स्टार्ट 1 कंट्री 2 सिस्टम वाला, ये रहा। हाँ, देन जाओपिंग ने ये वन कंट्री 2 सिस्टम की अप्रोच जो थी, इसको पायनियर का मतलब क्या होता है? अग्रणी नेता। हु वॉज द वन हु टुक अ स्टेप कि ठीक है हम एक कंट्री रखेंगे, लेकिन हम 2 सिस्टम रखेंगे। अग्रणी नेता कौन थे? वो थे ये। कंट्रीज़ कौन कौन इन्वॉल्व हैं साउथ चाइना के सी डिस्प्यूट के अंदर? साउथ चाइना के सी डिस्प्यूट में चाइना इन्वॉल्व है, ठीक है, ताइवान इन्वॉल्व है, और फिलीपींस इन्वॉल्व है, इंडोनेशिया इन्वॉल्व है, मालदीव्स मलेशिया इन्वॉल्व है, और ब्रुनेई इन्वॉल्व है, ठीक है। ये और क्या कहते हैं, इंडोनेशिया तो मैंने बता दिया आपको, हाँ ठीक है, ये कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में। WHO आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। टेड्रोस जी हमारे इसके प्रेसिडेंट हैं, इथोपिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। करंटली WHO के बारे में बहुत सारी बातें चल रही है, क्योंकि कोविड-19 का पेंडेमिक है। इसी के बीच में बात आती है, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको चेयरमैन का चार्ज मिल गया है। किसका चेयरमैन का? WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। और कब मिला है? WHO के 147 सेशन में। अब WHO के कितने बोर्ड्स होते हैं? 2 चीज़ें होती हैं WHO की, एक होती है उसकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और दूसरा होता है उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो होती है वो मेन विंग होता है, उसका मेन आर्म होता है, और उसके सारे जो डिसीजंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उनकी टेक्निकलिटीज़ को देखना, वो होता है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम। जहाँ पर वर्ड एग्जीक्यूटिव आ जाता है ना, वहाँ होता है मेन काम देखने वाले, ये ध्यान रहे आपको। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट, ये क्या है? ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड है पूरा का पूरा। कैबिनेट जो हमारा एग्जीक्यूटिव है ना, मेन डिसीजन मेकिंग सारी की सारी यहाँ से होती है, इंप्लीमेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वर्धन जी सक्सीड किसको करेंगे? हिरोकी नाकातानी, वो कहाँ के थे? जापान के। तो इनसे पहले जो मेंबर, वो WHO के चेयरमैन को किसके पास थी चेयरमैनशिप? जापान के पास थी। एंड हु वाज द हेड? ही वाज डॉक्टर हिरोकी नाकातानी। 34 मेंबर का WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता क्या है?
देखो WHO के 2 डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती हैं। पहली है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसकी रिसेंटली मीटिंग भी हुई थी 2 दिन के लिए, और जिसके हेडक्वार्टर जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। कंपोजिशन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 मेंबर्स होते हैं जो टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं हेल्थ फील्ड के, यानी कि आपको हेल्थ फील्ड के लोग ही उसमें लेने आएंगे। जो बोर्ड ऑफ चेयरमैन की पोस्ट होती है वो रोटेशनरी होती है, 1 साल के लिए बनते हैं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन अभी 1 साल के लिए उसके चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। और 6 रीजनल ग्रुप्स से होते हैं। 6 रीजनल ग्रुप्स कौन से WHO के, ये क्वेश्चन आता है कई बार। अफ्रीकन रीजन है, रीजन ऑफ अमेरिका है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, यूरोपियन रीजन है, ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन है, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है। आपने नाम सुनते आपको मैप याद आ रहा होगा, आपको पता होना चाहिए, ये वर्ल्ड मैप को देखते रहा करो। मेंबर कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, 34 मेंबर होते हैं, 1 साल की रोटेशन के लिए चेयरमैनशिप होती है, और मेंबर 3 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं। कहाँ से सेलेक्ट होते हैं, 6 WHO के ऑफिशियल जो रीजन है वहाँ से सेलेक्ट होते हैं। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का फंक्शन क्या है, एजेंडा सेट करेगा हेल्थ असेंबली के लिए। 2 बॉडीज़ मैंने आपको बताई थी ना, एक तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एक वर्ल्ड हेल्थ ये WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो हेल्थ असेंबली के लिए एजेंडा कौन सेट करेगा, रेजोल्यूशन, संकल्प लेना, और फॉरवर्डिंग द असेंबली आर अडॉप्टेड। हेल्थ असेंबली का क्या एजेंडा होगा, क्या उसके संकल्प होंगे, वो सब किसका काम है, WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। इफेक्ट टू द डिसीजन एंड पॉलिसीज ऑफ हेल्थ असेंबली। अब हेल्थ असेंबली ने जो डिसीजन ले लिया उन सबको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उनकी पॉलिसीज़ को, WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एडवाइजेज इट और फैसिलिटेट्स इट्स वर्क। अगर उनको एडवाइस की जरूरत हो तो उनको एडवाइस कौन करेगा, WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। किसको एडवाइस करेगा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये हेल्थ असेंबली को, WHO की जो है। फैसिलिटेट इट्स वर्क, उसके काम को आगे बढ़ाएगा कौन, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। बोर्ड और असेंबली एक फोरम क्रिएट करते हैं डिबेट करने के लिए हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर, और कुछ ऐसे कंसर्न्स जो कि मेंबर स्टेट्स, जितने भी मेंबर स्टेट्स होते हैं 193 मेंबर स्टेट्स हैं WHO के, उन सब के जो कितने भी कंसर्न मैटर्स होते हैं वो एक डिबेट में एड्रेस किए जाते हैं। बोथ बोर्ड एंड असेंबली प्रोड्यूस 3 काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, 3 तरह के डॉक्यूमेंट ये प्रोड्यूस करते हैं। रेजोल्यूशंस एंड डिसीजंस, जो कि 2 बॉडीज़ के थ्रू पास किया जाता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो पब्लिश होते हैं WHO के ऑफिशियल पब्लिकेशन में। और डॉक्यूमेंट्स जो प्रेजेंट किए जाते हैं सेशन के अंदर, 2 बॉडीज़ के सेशन तो आपको पता ही होगा। की फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इंडिया जो है WHO कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब बना था, 12 जनवरी 1948। स्वतंत्रता के कुछ दिनों बाद ही हम लोगों ने WHO को ज्वाइन कर लिया था। पहला रीजनल डायरेक्टर जो साउथ ईस्ट एशिया के थे वो इंडियन ही थे, डॉक्टर चंद्र मानी, जिन्होंने सर्व किया था 1948 से 1968 तक। फिलहाल करंटली सिंस 2019 डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है वो WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड बैंक, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और IMF तीनों की ही सेकंड हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर इंडियन फीमेल्स हैं। फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक और IMF तीनों की सेकंड पोजीशन के ऊपर इंडियन फीमेल्स हैं। वो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बहुत कुछ लिख सकते हो उसके ऊपर। इंस्टा थिंग प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्या है हमारे, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की कॉम्पोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है। कॉम्पोजिशन आपको मैंने बता दिया है, 34 मेंबर होते हैं, 3 साल के लिए चूज़ किए जाते हैं, चेयरमैन 1 साल की रोटेशन पे होता है। फंक्शन हमने यहाँ पे चारों फंक्शन डिस्कस कर लिए थे। रीजनल बॉडीज़ WHO की क्या होती हैं, 6 रीजनल बॉडीज़ होती हैं, हमने आपको अभी अभी दिखाया था, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। ये रही WHO की 6 रीजनल ग्रुप होते हैं, अफ्रीकन, अमेरिकन, साउथ ईस्ट एशियन, यूरोपियन, ईस्ट मेडिटेरेनियन और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। ये 6 हमारे रीजन होते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिलीज बाय WHO और एग्जीक्यूटिव बोर्ड, 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये रहे रेजोल्यूशन, डिसीजन, ऑफिशियल रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स। चेयरमैनशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड 1 साल के लिए होती है, रीजनल कंट्रीज से होती है। फिलहाल डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। ओके, हो गया टॉपिक। ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें ना ऊपर की कहानी क्या है वो जान लो एक बार, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक ना ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ ने आपस में डिसाइड किया कि भैया हम आपस में ये चेक करेंगे कि एक दूसरे की कंट्री में अगर हमें डाउट होगा कोई मिलिट्री एक्शन लेना चाह रहा है तो हम उसके ऊपर एक सर्वेलेंस प्लेन उड़ाएंगे, ठीक है। और ये चेक कर सकते हैं हम लोग उसको कि वो कोई अपना मिलिट्री एक्शन लेने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। आपस में कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर ट्रीटी साइन की थी उसी के बारे में। तो अब US उससे विड्रॉ कर रहा है, और क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि रशिया जो इस ट्रीटी को ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है। अब उसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या ट्रीटीज है। ओपन स्काईज, खुले आसमान। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सपेक्टेड, ऐसा संभावना है कि वो ओपन स्काई ट्रीटी से पुल करेंगे। अब ओपन स्काई ट्रीटी क्या होती है, 34 कंट्रीज़ की ट्रीटी है। देखो 34 दो जगह मैच कर गया, एक तो WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर 34 हैं और 34 कंट्रीज़ की ट्रीटी है। कौन सी, ओपन स्काईज, आपको याद भी रहेगा, ठीक है। कंडक्ट करती अनआर्म्ड सर्वेलेंस, सर्वेलेंस मतलब जांच पड़ताल, अनआर्म्ड मतलब हथियार नहीं होते उसमें, ठीक है। फ्लाइट यानी कि कोई प्लेन वगैरह उड़ाते हैं, ड्रोन उड़ाएंगे, जो भी उनकी इच्छा होगी, जो भी परमिशन से, ओवर वन अनदर टेरिटरी, एक दूसरे की कंट्री के ऊपर, इंक्लूडिंग US और रशिया। US रशिया आपस में एक दूसरे कंट्री के ऊपर भी उड़ा सकते हैं। 1992 में साइन हुई थी और 2002 से ये स्टार्ट हो गया था काम।
किर्गिस्तान ने इसको साइन किया हुआ है बट रेटिफाई नहीं किया हुआ। साइन किया हुआ लेकिन रेटिफाई नहीं किया हुआ का मतलब समझ लो आज, जब रेटिफाई आप साइन कर देते हो तो मतलब आप उसके एक मेंबर बन जाते हो, तो ऑब्जर्विंग मेंबर बन जाओगे, फिर मेंबर बन जाओगे। जब आप रेटिफाई कर देते हो तो उस ट्रीटी का जो भी कानून होता है वो आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है, अब वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। किर्गिस्तान ने सिर्फ साइन किया हुआ है कि ठीक है हम इस ट्रीटी को ऑब्जर्विंग मेंबर बन जाते हैं, हम रेटिफाई नहीं करेंगे, तो यानी कि कोई हमारी टेरिटरी पे नहीं आएगा इस तरीके से, और हम भी किसी की टेरिटरी के ऊपर नहीं जा सकते। सिग्निफिकेंस क्या है? जस्ट आफ्टर द कोल्ड वॉर टू अलाउ द सिग्नेटरीज टू अवॉइड नेस्टी सरप्राइजेस, यानी कि आप ऐसा कोई सरप्राइज मत दे दो मॉनिटरिंग राइवल का, कि पता चल रहा है कि हमारी कंट्री में नॉर्मल सब चल रहा है, पता चल रहा है ऊपर एक रशिया का प्लेन उड़ के जा रहा है, किस लिए? सर्वेलेंस करने के लिए कि कहीं ना कहीं यूएस के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, यूएस वाले कुछ मिलिट्री प्लान नहीं कर रहे हैं एक्शन। तो ऐसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोल्ड वॉर के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम लोग एक फ्रेंडली ट्रीटी बना लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमें शक होगा तो हम लोग एक फ्रेंडली अनआर्म्ड वेपन भेज देंगे। और आगे देखो क्या होता है, इन्हेंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस बाय गिविंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स रिगार्डलेस ऑफ साइज, कितना भी साइज हो कंट्री का, एक डायरेक्ट रोल होगा कि आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो एरियल इमेजिन से। यही परमिशन होगी कि हवा से आप फ्लाइट से आप चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ मिलिट्री पोस्ट लग रही है, कहाँ कहाँ मूवमेंट दिखाई दे रही है, मिलिट्री वगैरह की प्लेन वगैरह कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं, जितना आपको ऊपर से दिख सकता है वो आपको अलाउड है। और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, फिर आप में कॉन्फिडेंस बन जाएगा क्योंकि आपको शक नहीं हो सकता दूसरी कंट्री के ऊपर, आप प्रूव कर सकते हो कि नहीं हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, तुम चाहो तो आके सर्वेलेंस कर सकते हो ऊपर। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, एक जॉइंट अनआर्म्ड ऑब्जर्वेशन होता है। ये तो जॉइंट होता है मतलब जब कोई कंट्री दूसरी के ऊपर वो सर्वेलेंस करने जाती है तो उसको बताती है कुछ देर पहले कि देखो भैया हम लोग सर्वेलेंस करने आ रहे हैं, अनआर्म्ड हमारा व्हीकल है और ये सारे हमारे रीजन्स कवर होंगे। सारे सिग्नेटरीज को अलाउ करते हैं कि रिक्वेस्ट कॉपीज जाती है सारे इमेजेस की। अब मान लो सपोज करते हैं यूएस वाले परमिशन लेते हैं कि हम रशिया के ऊपर एक सर्वेलेंस करना चाहते हैं, तो यूएस वाले रशिया से परमिशन लेंगे, रशिया से फिर वो जो भी इमेजेस लेंगे ना वो सारी की सारी उनको रशिया को भेजनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी जो सिग्नेटरीज है वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं उन इमेजेस की कि भैया आपने उस टाइम पे सर्वेलेंस किया था, इंडिया बोल सकता है कि भैया आपने वो सर्वेलेंस किया था रशिया के ऊपर, उसकी इमेजेस हमको भी भेजो, हमको भी ज़रूरत है। ओवर फ्लाइट्स को गवर्न कौन करता है? कोटा लगते हैं इनके, नेगोशिएट किए जाते हैं, एनुअली नेगोशिएशन होता है, असाइन होते हैं स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट होगा, आपको बताना होता है कि ये वाला एयरक्राफ्ट जाएगा। जैसे यूएस का जो है फॉर एग्जांपल वो ये बोइंग का OC-135 प्लेन होता है, उसमें इंफ्रारेड स्कैनर लगे होते हैं इनके, इंफ्रारेड मतलब हीट वगैरह भी चेक कर सकते हैं वो। कंट्री जो होती है अंडर सर्वेलेंस उसको 72 आवर्स की वार्निंग दी जाती है, ठीक है, और 24 आवर्स का नोटिस दिया जाता है। 72 आवर्स की वार्निंग और 24 आवर्स का नोटिस दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे वो मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट कर सकते हैं। ये जो ट्रीटी है लेस डाउन विच एयर बेस कैन बी यूज फॉर फ्लाइट्स एट विच पॉइंट दे कैन क्रॉस इन ईच अदर्स एयर स्पेस, रशिया एंड यूएस हैव 4 सच बेसिस ईच। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कौन सा एयरबेस आप यूज़ करोगे उस फ्लाइट के लिए, ठीक है, और कौन से पॉइंट के ऊपर आप एक दूसरे के एयर स्पेस को क्रॉस करोगे वो आपको बताना होता है। इसी तरीके के रशिया और यूएस के से 4 बेसिस है जहाँ से फ्लाइट उड़ती हैं। एक कमिटी इसको ओवरसी करती है, इसका ध्यान रखती है इम्प्लीमेंटेशन का, इस ट्रीटी का, और हर महीने वो वियना में मीट करती हैं। वियना कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। हेडक्वार्टर जो हैं इसके एवरी मंथ एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, यूरोप के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन की जो हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर। नहीं ये बोल रहा है, हाँ, यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के अंदर वियना, वियना में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन के हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ये जो कमेटी होती है वो हर महीने मिलती है। अब यूएस इससे विड्रॉ क्यों करना चाहता है? देखो यूएस का सिंपल ये बोला है कि मॉस्को वाशिंगटन, मॉस्को रशिया की कैपिटल, वाशिंगटन यूएस की कैपिटल, वाशिंगटन के साथ डीसी लगता है, डिस्ट्रिक्ट की फुल फॉर्म डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यूएस के अंदर 50 स्टेट होते हैं और यूएस के फ्लैग के अंदर 50 स्टार होते हैं जो कि 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अलास्का किसी ज़माने में रशिया का पार्ट हुआ करता था, इसको बाद में यूएस ने खरीद लिया था। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ साथ साथ। तो यूएस और वाशिंगटन और मॉस्को दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि वो बोलता है उसने ब्रीच किया है, वो बोलता है उसने ब्रीच किया टर्म्स को। यूएस ने बोला है कि पास में मॉस्को ने उसको कुछ जगह के ऊपर फ्लाइट को उड़ने की परमिशन नहीं दी थी, जैसे कि कलिनिनग्राड एक एरिया है पोलैंड और लिथुआनिया के बीच जहाँ पर रशिया की मिलिट्री एक रोबस्ट प्रेजेंस, रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, वहाँ पर उन्होंने कहा कि रशिया की बहुत बड़ी मिलिट्री का वो एक ग्रुप है, पोस्ट है, लेकिन रशिया हमको वहाँ पर सर्वेलेंस फ्लाइट लेने नहीं देता, तो इसलिए हम लोग इससे विड्रॉ करना चाहते हैं। नेक्स्ट है जीएस पेपर 3 बी कीपिंग इन इंडिया, मधुमक्खी पालन भारत के अंदर, उसके बारे में जान लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वाला, मज़ा आएगा आपको। वेबिनार हुआ था, वेबिनार का मतलब सेमिनार, आप समझ जाते होगे ना, सेमिनार होता है, उसी को अगर ऑनलाइन कर दिया जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसको वेबिनार बोलते हैं।
किसने कंडक्ट किया था? एनसीडीसी। क्या होता है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और उन्होंने थीम क्या रखी थी? स्वीट रिवॉल्यूशन एंड आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत तो चल रहा है, मोदी जी ने बोला है, ठीक है। लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए 5 ट्रांच के अंदर 20 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज निकाला गया था। ऑलराइट, स्वीट रिवॉल्यूशन, स्वीट वर्ड आ रहा है यानी कि हनी के रिगार्डिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉपुलराइज करेंगे हम साइंटिफिक बी कीपिंग को एज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर लैंडलेस रूरल पुअर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। देखो ध्यान देना, साइंटिफिक मेथड को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं हम, ट्रेडिशनल मेथड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर किसके जीवन यापन के लिए? लाइवलीहुड किसका? लैंडलेस रूरल पुअर। जिस इंसान के पास ज़मीन होगी वो तो खेती बाड़ी कर लेगा, लेकिन किसी के पास लैंड ही नहीं है, तो उसके लिए तो बी कीपिंग बहुत अच्छा एक मीडियम है ना अर्निंग का। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, छोटे गरीब ऐसे फार्मर्स, उन लोगों के पास ज़मीन वगैरह भी होती है, नहीं भी होती, कर नहीं पाते, उन लोगों के लिए बी कीपिंग की साइंटिफिक ट्रेनिंग की बात की जा रही है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम को इंक्रीज़ करेंगे, एनहेंस करेंगे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर आप लोग समझते होंगे ना, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फल फ्रूट वगैरह चीज़ें, सब्जियों वाली, और फ्रूट मतलब फ्रूट्स भी, फ्लावर्स भी, इन सब की जो खेती बाड़ी होती है उसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। सरकार ने क्या क्या एफर्ट लिए हैं इस बी कीपिंग के ऊपर? अब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है बी कीपिंग को एज पार्ट ऑफ एम टू डबल द फार्मर्स इनकम। डीएफआई बोलते हैं इसको, डबल द फार्मर्स इनकम को डीएफआई। टारगेट क्या है? 2022 तक का। सरकार ने प्रॉमिस किया है कि हम लोग 2022 तक फार्मर्स जो है उनकी इनकम जो होती है, अगर फार्मर एक महीने के अंदर 10,000 रुपये कमा रहा था तो हम लोग 2022 तक उसकी सैलरी किसी न किसी तरीके से डबल करवा देंगे। उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, लिए जा रहे हैं डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू। फिलहाल सरकार ने 500 करोड़ एलोकेट किए हैं ये बी कीपिंग के लिए आत्मनिर्भर अभियान में। जो नेशनल बी बोर्ड है, पता होना चाहिए आपको नेशनल बी बोर्ड, उन्होंने क्या 4 मॉड्यूल्स डिफाइन किए हैं, क्रिएट किए हैं ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन, और 30 लाख फार्मर्स हैं जिनको ट्रेन किया जाएगा बी कीपिंग के लिए। और ये जो मॉड्यूल्स हैं किसके अंडर में है? नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन के अंदर है, ठीक है। और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी देने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से भी गवर्नमेंट देगी, यानी कि लोन वगैरह के अंदर कुछ ना कुछ करवा दिया जाएगा, थोड़ा सा वो मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ा देंगे, लोन्स कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देंगे, ये सब चीज़ें। गवर्नमेंट ने एक हनी मिशन भी लॉन्च किया जो कि स्वीट रिवोल्यूशन का ही पार्ट है। इंडिया जो है वर्ल्ड के टॉप 5 हनी प्रोड्यूसर्स में है। वर्ल्ड में सबसे टॉप पे कौन है? चाइना, पता होना चाहिए आपको। चाइना वर्ल्ड में सबसे टॉप प्रोड्यूसर पे हनी प्रोड्यूस करता है। शुगर केन में कौन है? ब्राज़ील। कंपेयर टू 2005, कहाँ चला गया ये रहा, कंपेयर टू 2005 हनी प्रोडक्शन जो है वो 242% बढ़ गया है। प्रोडक्शन 242% बढ़ गया, और एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया? 265%। यानी कि पहले अगर 100 किलो बोते थे तो प्रोडक्शन कितना बढ़ गया? अब 242 किलो बो रहे हो, यानी कि पहले 100 किलो एक्सपोर्ट करते थे तो अब कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो? 265 kg। सिग्निफिकेंस क्या है बी कीपिंग की? जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस है जो कि यूएन का पार्ट है, उसमें 2017 और 18 के अंदर इंडिया रैंक 8 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ हनी प्रोडक्शन। हनी प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक जो थी वो 8th पे थी, यानी कि टोटल प्रोडक्शन जो था वो 64.9 थाउजेंड टन्स था। लेकिन चाइना उसमें पहले था जिसका प्रोडक्शन कितना था? 551,000 टन। इंडिया का कितना था? 64.9 थाउजेंड टन्स। चाइना का कितना था? 551,000 टन्स। फर्दर इसके अलावा बी कीपिंग के भी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन अचीविंग द 2022 टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम्स। अब इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? इसमें है 3 पॉइंट्स। फर्स्ट इज़ एक्सपेंडिंग द स्कोप। एक्सपेंड द स्कोप का मतलब होता है इंक्रीजिंग हॉप ऑफ द फार्मर्स। पहले में होगा बी कीपिंग कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू हनी एंड वैक्स ओनली। अभी तक जो हम लोग बी कीपिंग करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, उसमें हम लोग हनी, शहद, और वैक्स, मोम, इन 2 कामों के ऊपर ही फोकस रखते हैं। प्रोडक्ट्स सच एज पॉलन होता है, प्रोपोलिस होता है, ये काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं। रॉयल जेली हो गया, बी वैनम समझते हैं ना, मधुमक्खी का जो जहर होता है। अच्छा, वैनम और पॉइजन में क्या फ़र्क होता है? वैनम वो होता है जो नेचुरली एनिमल्स वगैरह में, इंसेक्ट वगैरह में से निकाला जाता है, और पॉइजन वो होता है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है। दे आर ऑल्सो मार्केटेबल, इनकी भी बिक्री हो सकती है, तो ये फार्मर्स को बहुत हेल्प कर सकते हैं। इंक्रीज़ इन एरिया बढ़ाने की बात करेंगे। ये 2022 का टारगेट कैसे पूरा करेंगे? एक्सपेंड करेंगे स्कोप को, इंक्रीज़ करेंगे एरिया को। बेस्ड ऑन द एरिया अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया एंड बी फॉरेज क्रॉप्स। बी फॉरेज क्रॉप्स वो होती हैं, वो फसल जो मधुमक्खी के काम की होती है, ठीक है। बी फॉरेज क्रॉप्स होती है। इंडिया का पोटेंशियल है कि वो 200 मिलियन बी कॉलोनीज़ को क्या कहते हैं, ग्रो कर सकता है। करंटली कितनी मिलियन कॉलोनीज़ हम ग्रो करते हैं? 3.4 मिलियन सिर्फ। टारगेट कितना हमारा? 200 मिलियन का। अच्छा, क्या कहते हैं,
ये कॉलोनीज़ जो बी होती है मधुमक्खी के ग्रुप को इंग्लिश में बी कॉलोनीज़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे डॉल्फिन के को क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स। ओके, increasing the number of bee colonies will not only increase the production of bee related products but will also boost overall agriculture and horticulture productivity। इनका बी कॉलोनी का नंबर इंक्रीज करने से ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खी पालन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही बढ़ेंगे, हमारी एग्रीकल्चर भी बढ़ जाएगा, हमारा हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्टिविटी ओवरऑल भी बढ़ जाएगी। बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी जो कि ईएसी पीएम के अंडर आती है, ईएसी क्या होता है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। उन्होंने एक बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बनाई थी, किसके अंडर, उसकी चेयरमैन जी थी प्रोफेसर बिबेक देब्रॉय के अंडर, ठीक है। देखो, बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बीडीसी की फुल फॉर्म है और उसके चेयरमैन कौन है, बिबेक देब्रॉय। तो बीडीसी बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी, बीडीसी बिबेक देब्रॉय कमेटी, याद हो गया, दोनों बीडीसी हैं। तो ये बी कीपिंग के ऊपर कभी कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है ऐसा तो आप लिख सकते हो आसानी से। देखो ऐसे बनते हैं निमोनिक्स। बीडीसी को कॉन्स्टिट्यूट किया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, आइडेंटिफाइंग वेज ऑफ एडवांसिंग बी कीपिंग इन इंडिया, भारत के अंदर मधुमक्खी पालन को और एडवांस करना और बढ़ाना, ये उनका ऑब्जेक्टिव था कि इस तरीके के कुछ आइडेंटिफाई करें, वैसे तरीके निकालें जो हमें इम्प्रूव करें, जो हेल्प करेंगे किस चीज़ में, इम्प्रूव करने में, क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और एनहेंस करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हाँ, जब आप बी कीपिंग का काम और बढ़ाओगे 3.4 मिलियन बी कॉलोनीज़ को आप 200 मिलियन बी कॉलोनीज़ बनोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे ही। ऑगमेंटिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ऑगमेंटिंग मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यानी कि जो न्यूट्रिशन वगैरह की सिक्योरिटी होती है, ज़्यादा न्यूट्रिशन मेंटेन रहेंगे उनके ऊपर भी काम करना है। सस्टेनिंग द बायोडाइवर्सिटी, ये तो आपको सब पता ही होंगी बेसिक चीज़ें। अब कुछ रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट की, वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं हम लोग। रिकॉग्नाइजिंग हनी बीज एज इनपुट्स टू द एग्रीकल्चर एंड कंसिडरिंग लैंडलेस बी कीपर्स एज फार्मर्स। पहली बात तो हनी बीज को एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट रिकॉग्नाइज करना। सेकंड चीज़, जो लैंडलेस बी कीपर्स हैं उनको फार्मर की ही कैटेगरी में रखना। प्लांटेशन ऑफ बी फ्रेंडली फ्लोरा, फ्लोरा होता है प्लांट्स और फोना होता है एनिमल्स, जो मधुमक्खी के टाइप के जो प्लांट्स होते हैं जो उनके लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे फ्लावर्स, उसमें से वो नेक्टर ले सकते हैं हनी बनाने के लिए, उन सब को प्लांट करना अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे, और विमेन जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के होते हैं उन सबको इंक्लूड करना ऐसे प्लांटेशंस को लगाने के लिए। इंस्टीट्यूशनलाइज करना, संस्थागत करना, किसको, नेशनल बी बोर्ड को, एंड रिक्रिश्चनिंग इट एज हनी एंड पॉलिनेटर्स बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसकी पोजीशन किस तरह पे देना, हनी और पॉलिनेटर बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम पर, ठीक है। किसके अंडर डालना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर डालना। ऐसी बॉडी क्या करेगी, एडवांस बी कीपिंग को मल्टीपल मैकेनिज्म से सेटअप करने में हेल्प करेगी। और एक इंटीग्रेटेड बी डेवलपमेंट सेंटर्स इन्वॉल्व करना। भैया यहाँ से प्रीलिम के बहुत क्वेश्चन बनेंगे, कितने सारे बोर्ड्स के नाम हैं। स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग वन, जो पहले से स्थापित हो चुके हैं उन सबको और मजबूत करना, उनकी फंडिंग इंक्रीज़ करना, उनकी जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो अप्रोच होती है उसको और बढ़ाना। क्रिएटिंग हनी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, हनी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंड क्रिएट करना जहाँ पे मान लो अगर बी कीपिंग वालों को उनका जो मिनिमम जो उनको प्राइस मिलना चाहिए उनकी बीज का, हनी का, उनके प्रोडक्ट्स का, अगर वो नहीं मिल पा रहा है मार्केट से तो इस फंड में से लेके उनको दे दिया जाएगा ताकि फार्मर की जो इनकम है वो स्टेबलाइज रहे। डेटा कलेक्ट करेंगे और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एपी कल्चर, एपी कल्चर बोलते हैं बी कीपिंग को ही। एवी कल्चर, एवीआई कल्चर अगर आ जाता है तो उसको बोलते हैं बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स का पक्षियों के बारे में। एपी कल्चर मतलब होता है मधुमक्खियों के कल्चर जो होता है। फिर आता है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ एपीकल्चर एज ए सब्जेक्ट ऑफ एडवांस रिसर्च। एपीकल्चर को एक एडवांस रिसर्च का सब्जेक्ट बनाने की बात की जा रही है। अंडर द एजिस ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर हम लोग मधुमक्खी पालन को एक एडवांस रिसर्च का टॉपिक बनाना चाहते हैं। जो राज्य सरकार है वो बी कीपर जो मधुमक्खी पालन करता है उनको ट्रेनिंग करेगी और उनकी डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगी। ये रिकमेंडेशन दी उन्होंने कि ऐसा करो। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप समझते हो, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग वगैरह, स्टोरेज के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए और उसको मार्केट करने के लिए, क्या, हनी और जो बाकी बी प्रोडक्ट्स होते हैं इन सब के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप किया जाए। सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर्स एंड स्पेसिफाइंग क्लियर स्टैंडर्ड्स ऑफ ईज ऑफ एक्सपोर्टिंग हनी एंड बी अदर बी प्रोडक्ट्स। प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करो, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं ना उनको स्पेसिफाई करो कि भाई ये स्टैंडर्ड है, इससे कम की चीज़ें हम लोग नहीं लेंगे, कम क्वालिटी की चीज़ें नहीं लेंगे। सिक्योरिटी वगैरह के बारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बहुत ध्यान में रखेंगे, हाइजीन का बहुत ध्यान रखेंगे, और बी वैनम मधुमक्खी के काटने से भी बहुत नुकसान होता है उस सब के स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ट्रीटमेंट वगैरह का। और ये जो मधुमक्खी पालन वाले होते हैं उनकी जो एक इक्विपमेंट होता है जो पहन के रखते हैं, जाले लगा के मुँह पे रखते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, इन सब के स्टैंडर्ड सेट करने की ज़रूरत है। और इवन जो एक्सपोर्टिंग होगी हनी की
और बाकी के भी प्रोडक्ट्स उसको ईज़ करना है, आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएँ फार्मर जो है हमारे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन। स्पेस एक्स का डेमो 2 मिशन क्या है? 27 मई को नासा का स्पेस एक्स डेमो 2 जो है टेस्ट फ्लाइट करेगा। किसकी? इंटरनेशनल। कहाँ से करेगा, कहाँ के लिए करेगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि ऊपर स्पेस में है। और फर्स्ट क्रूड फ्लाइट होगी जो लॉन्च करेगी अमेरिकन सॉइल से सिंस द कंक्लूजन ऑफ स्पेस शटल एरा इन 2011। 2011 में स्पेस शटल का जो एरा था वो बंद हो गया था अमेरिकन सॉइल के ऊपर। उसके बाद पहली क्रू फ्लाइट होगी जो कि लॉन्च करेगी अमेरिकन सॉइल से। कौन लॉन्च करेगा? ये स्पेस एक्स डेमो 2 करेगा नासा का। ये स्पेस एक्स डेमो 2 ये टेस्ट फ्लाइट है, 2 अमेरिकन को लेके जाएंगे ऊपर टेस्ट करने के लिए कि क्या ये फ्लाइट ह्यूमन बींग्स को ट्रैवल करवाने के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। मिशन क्या है? ये नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का मिशन है। 2 एस्ट्रोनॉट्स को फ्लाई करेगा। किसमें? जो स्पेसशिप है वो किसका है? स्पेस एक्स कंपनी का है। आपको पता है एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है इसका नाम। वैसे इन्होंने ड्रैगन नाम क्यों रखा? ड्रैगन तो चाइनीज़ का होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मिशन जो एसेंशली एक फ्लाइट टेस्ट है। मिशन जो है ना एसेंशियली एक फ़्लाइट टेस्ट है जो सर्टिफाई करती है स्पेस एक्स के क्रू ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को। यानी कि अगर ये एक सक्सेसफुल हो जाएगा तो नासा स्पेस एक्स को एक सर्टिफिकेट दे देगा कि आप क्रू को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, और स्पेस स्टेशन से रेगुलरली। फाइनल फ्लाइट टेस्ट जो होगा ये सिस्टम का फाइनल फ्लाइट टेस्ट है और इसकी इंटेंशन क्या है? वैलिडेट करेगा डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी कि जो स्पेस क्राफ्ट है क्रू ड्रैगन का, लॉन्च व्हीकल है फैल्कन 9, लॉन्च पैड क्या है LC-39 है, और उसकी ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ को। ये बहुत ज़रूरी है। साइंस एंड टेक में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मान लो नासा ने स्पेस एक्स का पहला वो किया था, उसमें लॉन्च व्हीकल क्या था, स्पेस क्राफ्ट क्या था, लॉन्च पैड क्या था, कमर्शियल क्रू प्रोग्राम ये क्या चीज़ है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रोग्राम का वो है कि स्पेस का ट्रैवल इजी कर दिया जाए इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। कार्गो पता है ना आपको, जो स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स ऑलरेडी उनके लिए सामान वामान लेके जाना, खाने पीने की चीज़ें या फिर बाकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो रिगार्डिंग लॉजिस्टिक्स होते हैं वो सब लेके जाना। और क्रू को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जिसके टू एंड फ्रॉम देखो पेंडुलम आपको पता है ना, ये पेंडुलम होता है, इसकी एक मूवमेंट होती है इधर से उधर इधर से उधर, इस मूवमेंट को बोलते हैं टू एंड फ्रॉम। तो वही कह रहे हैं अर्थ और स्पेस क्राफ्ट के बीच, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अर्थ के बीच जो टू एंड फ्रो मूवमेंट हो, कभी एस्ट्रोनॉट्स आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, इसको थोड़ा ईजी बना दिया जाए ताकि ग्रेटर साइंटिफिक रिसर्च का हमको स्कोप मिल जाए। बोइंग और स्पेस एक्स दो को सेलेक्ट किया था नासा ने सितंबर 2014 में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए जो कि क्रू को ट्रांसफ़र करेगा यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाला है, इसको दूसरा वाला आईएसएस मत समझ लेना। सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोग्राम की और नीड क्या है प्राइवेट पार्टिसिपेशन की? एनकरेजिंग प्राइवेट कंपनी सच एज बोइंग इन स्पेस क्राफ्ट। देखो इंडिया ने भी रिसेंटली जो रिलीफ पैकेज है उसमें इसरो की फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए प्राइवेट कंपनीज़ को परमिशन दे दी है। यूएस ये काम बहुत पहले से कर चुका है, उन्होंने ऑलरेडी उनका बोइंग है और उनका स्पेस एक्स और अमेज़ॉन की भी कंपनी है वहाँ पर, वो भी बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनियाँ प्राइवेट कंपनी जो स्पेस प्रोग्राम पे काम कर रही हैं। एनकरेज करते हैं प्राइवेट कंपनीज को, जैसे बोइंग हो गया, स्पेस हो गया, ताकि वो क्रू ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड्स कर सके लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। अभी धीरे धीरे और भी बढ़ाएंगे। नासा की इंटेंशन है कि वो फोकस करे स्पेसक्राफ्ट के बिल्डिंग के ऊपर एंड रॉकेट्स जो कि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस के काम आएंगे। ऑल राइट, अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है इसके पार्टिसिपेंट्स कौन है? तो पहला पार्टिसिपेंट है बॉब बेकम और दूसरा है डग हर्ले। स्पेस शटल प्रोग्राम क्या है? ये लास्ट 2011 में फ़्लाइट हुई थी इसकी और ये रिटर्न कर पाया था बहुत इजीली। नासा का ही प्रोग्राम है स्पेस शटल। और क्या कहते हैं, इनका जो है ना बेसिकली जो स्पेस क्राफ्ट था वो वापस ऑर्बिट में री एंटर किया था और एक ग्लाइडर की तरह लैंड कर गया था। तो ये 2011 में हुआ था लास्ट। डेमो 1 और डेमो 2 मिशंस क्या हैं? डेमो 1 2019 में फ्लोरिडा में सक्सेसफुली टेस्ट हो गया था। डेमो 2 मिशन के बारे में हम लोगों ने अभी ऊपर बात की है। पूरा का पूरा ये फ्लाइट टेस्ट है। आईएसएस क्या होता है? ये आईएसएस क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। ये बहुत सारी कंट्रीज़ की, जैसे नासा हो गया, जापान का जाक्सा हो गया, यूरोप हो गया, रशियन हो गया, कैनेडियन स्पेस एजेंसी हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन सब ने मिलकर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत बड़ी ऊपर इस्टेब्लिश कर रखी है जहाँ पर रिसर्च वगैरह के काम चलते हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के थ्रू मिलाकर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है। स्पेस स्टेशन सो फार अभी तक एस्टैब्लिश तो आईएसएस ही है, लेकिन चाइना अपना स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है, बाकी कंट्रीज प्लान कर रही हैं। चाइना का आई थिंक टियानमिंग करके नाम होगा उसका, एक तो फेल हो गया था और दूसरा भी बनेगा। अभी तक एस्टैब्लिश 2019 के अकॉर्डिंग आईएसएस ही है। आ जाते हैं हमारे फैक्ट फॉर क्लेम्स के ऊपर। मणिपुर का खुदोल, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो एनवॉय थे उन यूथ के, उन्होंने मणिपुर के खुदोल को टॉप 10 इनिशिएटिव्स में डाल दिया है जो कि कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प कर रहे हैं।
खुदोल है क्या? ये क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव है। क्राउड फंडिंग समझते हो ना, जनता से पैसा मांगने की, यानी कि वो चंदा वगैरह मांगने की, डिमांड करने की। और इम्फाल की एक एनजीओ जिन्होंने इसको क्रिएट किया है, पहला ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम। ये जो इनिशिएटिव है ना, इसमें फूड वगैरह के ऊपर ध्यान देना है, हेल्थ के ऊपर, हाइजीन के ऊपर, LGBTI यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर वगैरह की जो कम्युनिटी होती है, पीपल जो HIV से इन्फेक्टेड हैं, जी रहे हैं, वो जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, हमारे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो डेली का जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ करते हैं, उन सब के लिए ये सारा का सारा जो फंडिंग इनिशिएटिव है ये हेल्पफुल होगा। वर्ल्ड टर्टल डे। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ टर्टल एंड टॉर्टोइज, और उनके हैबिटेट्स के बारे में, कहाँ रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उनका प्रजनन होता है, कहाँ ट्रैवल करते हैं। एवरी ईयर 2000 से, सन 2000 से अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू ATR जो है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1990 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये स्पॉन्सर करता है इस दिन का सेलिब्रेशन को, वर्ल्ड टर्टल डे के सेलिब्रेशन को। इस साल इसके 20th एनिवर्सरी थी। थीम जो है वो फोकस किसके ऊपर करती है? ब्रिंगिंग अटेंशन एंड इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ टॉर्टोइज एंड टर्टल्स, इनके बारे में नॉलेज इंक्रीज करना, अवेयरनेस लाने के लिए। इसके अलावा मोटिवेटिंग ह्यूमंस टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड वर्चुअली एंड हेल्प देम सर्वाइव, इनके सर्वाइवल में हेल्प करने के लिए। ठीक है, यहाँ हमारी वीडियो खत्म होती है। विजन की हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और ये भी हम कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग देखते रहिए, कमेंट करके मुझे बताते रहो यार, थोड़ा सा ना ऐसे अच्छा लगता है, कमेंट करते हो ना तो मुझे बातचीत हो जाती है, पता चल जाता है कि मैं कहाँ कहाँ लैग कर रहा हूँ और आप लोग कहाँ इंप्रूवमेंट चाहते हो।